आदरणीय डॉक्टर दिलीप जी गुप्ता, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन विदर्भ प्रांत के संयोजक डॉक्टर धीरज गुप्ता, डॉक्टर कांचन वानेरे और उपस्थित सभी वैद्यकीय क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले सभी भाई और बहनों, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन विदर्भ प्रांत की ओर से जो हमारी सेवा बस्तियों में 30 शिविर आपने नागपुर क्षेत्र में यशस्वी रूप से पूरे किए हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग अनेक गीत गाते, उसमें से एक गीत बहुत अच्छा है, चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनको किसी भी प्रकार की वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन लोगों की सेवा करने के भाव से आप सब कार्य कर रहे हैं। और 1977 में ये नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। काम लगातार बढ़ रहा है और अनेक लोग इस कार्य को समर्पित भाव से कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ये कार्य करने के लिए विशेष रूप से क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आपके मन में भाव बहुत स्पष्ट है। आज हमारे समाज में जो समाज के आखिरी पायदान पर जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है। और मुझे लगता है कि यही हमारे सबके जीवन में ये संस्कार और विचार बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस, इन 3 शब्दों का प्रयोग बहुत बार होता है, पर संवेदनशीलता का परिचय जब होता है, जब हम खुद अपने जीवन में ऐसा कुछ काम करते हैं, तब वो हमारे संवेदनशीलता का प्रतीक है। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे लोग अपने करियर में अच्छी प्रैक्टिस करते समय कहीं ना कहीं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अवेयरनेस, इसका ध्यान में रखकर सेवा का काम कर रहे हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है और जितना देश बड़ा है उसने देश की समस्याएं भी बहुत बड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर जितना भी काम करेंगे उतना कम है। मैं भी जब से राजनीति में आया हूँ, ये काम लगातार प्राथमिकता से करते आया हूँ। और ये करते समय, जब भी काम करते समय ये अनुभव करता हूँ कि हम लोग तो काम जिनकी सेवा कर रहे हैं उससे कई गुना लोगों की इसकी आवश्यकता है। और इसलिए आज गरीबी के कारण बहुत से लोग वैद्यकीय सुविधाएं उनके पास नहीं पहुँच सकते। मेरा आज जनता दरबार था और उसमें एक छोटा बच्चा आया और जिसकी उम्र जो थी वो मुश्किल से 12-13 साल थी। उसके माता पिता साथ में आए थे। हार्ट ट्रांसप्लांट करना था और हार्ट ट्रांसप्लांट करने की सुविधा नागपुर में एक ही जगह है, पर उसका खर्चा 25 से 35 लाख रुपए है। वो ये कर नहीं सकता था। माता पिता ने मुझे कहा कि अब हमें कोई इलाज ही नहीं मिलता कि अब क्या करना चाहिए। सरकार की सभी योजना में आज हमारे पास पैसे की जो कुछ अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है उसकी मर्यादा है। यानी मैंने देखा कि उस लड़के को अब मृत्यु के तरफ जाने के सिवा कोई मार्ग नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट करना, कहाँ करना, ये समस्या थी। मैं थोड़ी देर रुक गया। फिर मैंने उसको पूछा कि दिल्ली के एम्स में क्यों नहीं करते, तो बोले ट्रीटमेंट लेने के बाद 1 साल वहाँ रुकना पड़ेगा। तो हम कहाँ जाएंगे?
तो मैंने कहा आप एक काम करो, 1 साल रुकने की, रहने की, खाने की व्यवस्था मेरे घर पर मैं आपके करूँगा, पर आप दिल्ली आइए और एम्स में हम कोशिश करेंगे और इसकी जान बचेगी। रोज़ मुझे अनुभव आता है कि ये मैं अभी तक हजारों के प्रमाण में हार्ट के ऑपरेशन कर चुका हूँ। अनेक लोगों को पैर लगाने का कार्य हुआ। और ये जब लोग मेरे पास आते हैं तो कभी कभी आजकल, पहले से ही मुझे थोड़ा सा कोई मेरे हार और गुस्से लेके आता है तो मैं नाराज़ होता हूँ, मुझे पसंद नहीं। तो जब वो आते हैं तो एक फूल लेके आते हैं। हमारे यहाँ एक पूर्व नागपुर के झोपड़पट्टी में यादव नाम का कार्यकर्ता है और उसने मेरे थ्रू अभी तक 1000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन उसने यशस्वी रूप से करने में मुझे सहयोग किया है। तो वो सबको 8-10 लोगों को लेके आते हैं, उनके पास गुलाब का फूल होता है और वो उनके आंखों में अश्रु होते हैं। तो मुझे ऐसे अनुभव अनेक बार आए। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वेल डिसिप्लिन एक्सीडेंट हुआ 10-12 गाड़ियों के साथ, और जो गाड़ी है पूरी तक के नीचे चली गई, पर हम लोग, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम सब बच गए। इसका कारण जब लोग गाड़ी देखते हैं तो बोलते थे ये संभव ही नहीं कि ये कैसे बच गया। तो मैंने एक को कहा कि मैं इसलिए बच गया हूँ कि जिन लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला, उनके आशीर्वाद जो मुझे मिले, उसके कारण ही मेरी जान बच गई। और इसलिए अगर हम अच्छा काम करेंगे तो शायद हमारे मन में कोई फल मिलने की भावना नहीं होती। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। हमारी भावना नहीं है कि हमको कोई फोटो छपे, कोई हमको धन्यवाद का पत्र दे, पर जो गरीबों के आशीर्वाद मिलते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। और इसलिए ये जो काम आप सब लोग कर रहे हैं, ये पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं सिखाया जा सकता। तो आपकी प्रैक्टिस करिए, 2 पैसे कमाइए, घर परिवार को संभालिए, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। पर ये सब करने के बाद, आपका पेट भरने के बाद, उन लोगों के बारे में सोचिए कि जो आज भूखे हैं, कंगाल है, जो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आप अगर ये काम करेंगे तो उन लोगों के आशीर्वाद आपको बहुत बड़ी शक्ति देगी। आजकल पूरे विश्व में एक बहुत बड़े बातों की चर्चा हो रही है। जो भूटान के प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने यूनो में भाषण दिया था और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आज विश्व को डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, ये हमको डेवलप करना है। ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स क्या है, सुखांक क्या है? हमारे देश के नज़रों में ये सुखांक यही है कि हम सबको स्वास्थ्य के विषयक सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल मिलना चाहिए, रहने के लिए आवश्यकता के अनुसार एक छोटा मकान होना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार होने चाहिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान सम्मान से जी सकते उतनी उनकी कमाई होनी चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। अगर हम एयरपोर्ट हो, रोड हो, रेलवे स्टेशन हो, बसेस हो, हम क्या उम्मीद करते हैं? हम हर चीज में कंफर्ट्स देखते हैं। तो मैक्सिमम कंफर्ट्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विद द डिफरेंट वेज, यही सुखांक है। क्या हम ये समाज का सुखांक बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हम कितना कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि समस्या तो इतनी बड़ी ज़्यादा है, आप कहते हो मैं अकेला क्या करूँगा। तो मैंने कहा, एक जैन गुरु थे, उनके भाषण सुनने के लिए मैं गया था। तब उन्होंने एक कविता गाई थी कि एक गांव में बहुत बड़ी आग लग गई, सब अफरा तफरी मच गई, लोग इधर से उधर दौड़ने लगे, कुछ लोग घर से पानी की बाल्टियां भर भर के लाने लगे, कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड के बम भी वहां पहुंच गए और आग बुझाने की सब कोशिश कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी चिमनी
जो दूर बैठी थी उसने देखा कि आग जल रही है, गांव बेचिराख हो रहा है। वो एक तालाब में गई, अपने चोंच में उसने पानी लिया और जाकर उस अंगार पर उसने डाली। तब एक कौवे ने उसको पूछा, तू तो बड़ी शानी हो गई हो, तेरे इतने से छोटे से पानी से क्या फर्क पड़ने वाला है, काय के लिए तू ये कर रही हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। तब उसने एक जवाब दिया कि बोले, इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। और यही बात अगर हर व्यक्ति ने तय की कि हम जितना हमसे होता है करेंगे तो बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है, और इस काम को शक्ति भी बहुत मिलती है। और मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ कि ये काम ऐसा है कि आपको, मैं राजनीति में हूँ, वोट चाहिए लोगों के। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कोई पोस्टर बैनर लगाने की जरूरत नहीं, ना कोई झूठे आश्वासन देने की जरूरत है, न जात पात की राजनीति की जरूरत है। अगर मैं अच्छा काम करते रहूँगा तो जो लोग हैं वो निरपेक्ष भाव से मेरे पीछे खड़े रहते हैं। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स किसी का विचार न करता खड़े रहते हैं, क्योंकि उन हजारों लोगों को मैं निरपेक्ष भाव से जब उनकी मदद करने की कोशिश, आज ही मुझे बहुत खुशी है कि आज ही मेरे कार्यालय में एक लड़का आया था और वो लड़का बहुत ही बीमार था। हमारे संजय चौधरी डॉक्टर जो सक्कादरा चौक में है, वो इतने अच्छे डॉक्टर है और इतने बड़े ह्यूमन बीइंग हैं कि मैं जितने लोगों को भेजता हूँ वो 1 रुपया ही नहीं लेते। मैंने उनको कहा कि भाई जितना लेता है देता है उतना तो ले लो। बोले नहीं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। उस लड़के का बिल 3.5 लाख रुपए का हुआ। उत्तर नागपुर के झोपड़पट्टी में रहने वाला था। उन्होंने निःशुल्क 1 रुपया न लेते उसकी पूरी ट्रीटमेंट पूरी की और लड़का अच्छा हुआ और आज मेरे ऑफिस पर मुझे मिलने के लिए आया था। ऐसे हजारों लाखों की कहानी मैं रोज देखता हूँ। उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं, यही सबसे जीवन का बड़ा कैपिटल होता है। कुछ दिन पहले मैं बीबीसी में इंटरव्यू दे रहा था, तो पूछने वाले ने मुझे पूछा कि आपके जीवन में आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया। तो उसको लगा कि मैंने बहुत टनल्स बनाई, रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, मुझे 11 डिलीट मिली है, डॉक्टरेट मिली है। तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई काम वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे जीवन में सबसे अच्छा काम हुआ कि मैं जब बचपन में अपनी माँ और बहनों के साथ, मैं यहाँ महल में रहता था और यहाँ से लेकर मैं स्टेशन पर जाता था मामा के घर जाने के लिए, अमरावती। तो ये जो तिलक पुतला है इसमें ऐसा चढ़ाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यालय जहाँ बन रहा है, तो रिक्शे वाला उतर जाता था, हम 4 लोग बड़े थकते थकते बेचारा हमको खींचता था। आखिर मैं भी उतर जाके उसको पीछे से धक्का मारता था। उस छोटी सी घटना ने मेरे मन में बहुत परिणाम किया था और ये मुझे लगा कि ये कितना मानवीय शोषण है कि आदमी आदमी को ढोता है। और बंगाल वगैरह में तो ऐसी स्थिति है कि कंधे पे जू रखकर आदमी को ढोने का काम होता था। 1.25 करोड़ लोग, 1.5 करोड़, 1 करोड़ साइकिल रिक्शा या इस प्रकार से कंधे पे रखकर आदमी को ओढ़ते थे और 50 लाख 1 क्विंटल 2 क्विंटल की बोरियों को अपने यहाँ रखकर पीठ पर रख के या गाड़ी पर रख के ले जाते थे। तब मैंने देखा, इसमें मैं जब मंत्री बना 2014 में ट्रांसपोर्ट मंत्री, तो मैंने आईआईटी के डायरेक्टर्स को बुलाया, एक्सपर्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले एक्सपर्ट को बुलाया और मैंने कहा ये बदल नहीं सकता, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आईआईटी का यंग इंजीनियर था, बोले हाँ इसका सोल्यूशन है मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा। और फिर मैंने पूरी ताकत लगाकर ये मैकेनिक्स ई ड्रिवन रिक्शा ये लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट तक विवाद हुए, मैंने उसका कानून बनाया और आज मुझे खुशी है कि 1.5 करोड़ लोग जिनके शरीर से पसीना निकलता था, लगभग 99.99% अब साइकिल रिक्शा समाप्त हुआ, खींचने वाला ठेला समाप्त हुआ और मैकेनिक्स ड्रिवन इलेक्ट्रिक रिक्शा अब कॉमन सब जगहों पर आया और ये 1.5 करोड़ लोग मानवीय शोषण से मुक्त हुए। तो मैं मानता था कि मेरे लाइफ में ये सबसे अच्छा काम हुआ। मैंने मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की, बड़े बड़े कंपनियों की स्कूटर्स, गाड़ियों की, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरे पास है।
फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, अब हाइड्रोजन की गाड़ी में भी मैं घूमता हूँ दिल्ली में, क्योंकि मैं पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रचार करता हूँ। पर ये सब होते हुए भी ये एक साइकिल रिक्शा वाली जो जख्म थी मेरे संवेदनशील के मन पर हुई थी कि ये गलत प्रथा, ये समाप्त होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के कारण वो प्रथा बंद हुई। धीरे धीरे हमें समाज के ऐसे ही लोगों की छोटे छोटे दुख दर्द को मिटाना है, और इसलिए मैंने अपने ऑफिस में, मैं जहाँ बैठता हूँ उसके सामने में एक बोर्ड पे गीत लिखा हुआ है ताकि मैं भूल न जाऊँ। वो गीत यही है कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। जैसा पहले मैंने कहा था कि चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, वैसा ये कि मैं हर समय ये स्मरण करता रहूँगा। और मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, त्यागी तपस्वी नहीं हूँ। अपना घर परिवार सब संभाल कर फिर मैं समाज के लिए काम करता हूँ, समाज के दुखी दीन लोगों के लिए काम करता हूँ। और तुकाराम महाराज जो हमारे महाराष्ट्र के संत थे, उन्होंने कहा है कि जेकार रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, सोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। इन लोगों की सेवा करना ही ईश्वर सेवा है, और आप सब लोग यही कर रहे हो। आप जैसा कर रहे हो वैसे अपने एक साथियों को भी अपने काम से जोड़िए, गांव में जाइए, दुखी जिनका दर्द है, जो किसी प्रकार की उपचारों के लिए कुछ कर नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं है, उन लोगों की सेवा करने का काम अगर आप करेंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देगा। सेवा के कारण आप उसकी अपेक्षा नहीं रखोगे, पर इन लोगों का जो आशीर्वाद मिलेगा उससे आपका भी जीवन उस आशीर्वाद के कारण समृद्ध और संपन्न होगा। और इसीलिए नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यही काम से, विचार से प्रभावित होकर कार्य कर रही है। उन सभी डॉक्टर बंधुओं को, बहनों को मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हम सब लोग अभिवादन कर रहे हैं। वो सामाजिक समता, आर्थिक समता और समरसता के प्रतीक थे। इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस विचार पर विश्वास रखकर अपने व्यक्तिगत जीवन में उसके अनुसार अनुसरण करना चाहिए। और बाबा साहब का यही सपना था, ये दलित पीड़ित शोषित समाज सम्मान पूर्वक रीति से समाज के मुख्य प्रवाह में आए और प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग इसी संकल्प के साथ ये कार्य करेंगे तो ये कठिन है पर असंभव नहीं है। आप सबके प्रयासों से वह निश्चित रूप से संभव होगा। उस कार्य के लिए मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय गडकरी जी का बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की रूपरेखा में बदलाव के लिए क्षमा। मैं आदरणीय गडकरी से